ऊपर चढ़ा, उसके नीचे बाजू तुड़ा बैठा, उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि जिसने तुमसे लेकर गया था वो भी उसने भी सही तरीके से रखी थी, राइट। बट उसके बावजूद ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमें नहीं पता अदालत क्या फैसला करे, अदालत स्टिल हमारे खिलाफ फैसला कर सकती है। आपको पता है होंडा की बहुत सारी गाड़ियां, बल्कि दुनिया भर की जापानीज गाड़ियां रिकॉल हुई हैं क्योंकि उनके एयर बैग्स फॉल्टी थे, और एयर बैग फॉल्टी होने में उनका कसूर नहीं था, सप्लायर ने उन्हें एक्शन सिचुएशन नहीं दी थी, एक्सीडेंट हुए, रिकॉल होने शुरू हो गए। अब कसूर किसका है? उस कंपनी का जो सप्लायर है। और इंपॉर्टेंट इवेंट किसके लिए बन गया? उन तमाम कंपनीज के लिए जिन्होंने वो बैग्स डाले हैं, वो रिकॉल भी करते हैं और साथ ही अपनी एक लायबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। ये लायबिलिटी डॉलर टर्म्स में रिपोर्ट नहीं होती, ये बैलेंस शीट के फुटनोट्स में जाती है, इसे कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सच एंड सच थिंग कैन हैपन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इसकी बेस पे हो सकता है अदालत आपको 10 करोड़ डॉलर का जुर्माना दे, आप फारिग हो जाएं। ब्रिटिश गैस कितना बड़ा नाम था, तीसरी बड़ी कंपनी थी ऑयल एंड गैस में, ब्रिटिश गैस इतनी सी कंपनी रह गई है, क्यों? ऑयल स्पिल हुआ था। जिस दिन ऑयल स्पिल हुआ था उन्हें नहीं पता था उनकी क्या लायबिलिटी है, उस दिन उन्होंने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिपोर्ट कर दी थी, उसी दिन अपने ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट बन जाती है, क्योंकि आपके फाइनेंस पे इंपैक्ट होती है। आप अपने लिखेंगे कि जनाब ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कहीं फुटनोट्स में लिखेंगे। अगर वो लायबिलिटी एस्टिमेट हो सके तो उसे कहते हैं एस्टिमेटेड लायबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 50% से ज्यादा हो जाए उसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी बना के आप लायबिलिटी लिखेंगे, और जिसकी एस्टिमेशन ना हो सके, जिसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो, उसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बना के बैलेंस शीट के फुटनोट्स में लिखेंगे। पर लिखना जरूरी है, क्यों? फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। सर ओके, कॉन्टीजेंट देखिए, मैंने शुरू में बात की थी अकाउंटेंट कौन होते हैं? सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? मैं अपने एसेट मिनिमम अमाउंट पे लिखूं, मैं अपनी लायबिलिटी ज्यादा बताऊं, ठीक है, ये कंजर्वेटिव होता है। यार मैं कहता हूं ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि मार्केट 2 रुपए का होगा, इसका मतलब मिनिमम 2 रुपए का होगा, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, मैं ये नहीं बताऊंगा 10 का, मैं कहूंगा कंजर्वेटिव एस्टिमेट। अकाउंटेंट कंजर्वेटिव होता है, सिर्फ लायबिलिटीज को आप लिखते हैं इस तरह, कॉन्टीजेंट, एसेट्स को कॉन्टीजेंट नहीं करते। अग्रीड जी? सर प्लीज। $25,000 लॉ सूट फाइल कर दिया, $25,000 जुर्माने का, 25,000 जुर्माने का। उसने कहा जिस तरह मैं डैमेजेस क्लेम करता हूं, नहीं कर सकते, नहीं, वो 25,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं। पहले वो कहे जी बाजू टूटा था, फिर वो कहे अच्छा जी मेरे तो पेट में भी दर्द शुरू होगी थी, इसी की वजह से 50,000 और दें, मेरा सारा हॉस्पिटल का बिल दें। आपको पता है आपने मैकडॉनल्ड की कॉफी पिए तो उसके ऊपर लिखा होता है इट्स हॉट, हैंडल विद केयर। वन डे व्हेन आई वाज हैविंग दैट, मैंने कहा यार दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमने क्यों लिखा हुआ? सबको पता है इट्स हॉट, नॉट इन पाकिस्तान सम, तो विजिटिंग समवेयर एल्स। तो मैंने कहा यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई कैन सी दिस इज हॉट, so why have you written that? Because they said because it has happened to us that somebody went to the court and they claimed कि इन्होंने तो लिखा नहीं हुआ था, मैं कॉफी को कोक समझ के उठा के पी गया तो मेरा तो मुंह सड़ गया। Are you getting it? हो तो कुछ भी सकता है ना सर, राइट? सो आपने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बना के लिखना है। सर मैं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक्चुअल पेएबल अमाउंट है सर प्रोसीडिंग्स के बाद डिसाइड होती है, शुरू में आपको 25,000। सर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैं नहीं कह रहा कुछ लिखेंगे। देखिए अभी मैं इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने बैलेंस शीट के फुट नोट्स में जाके लिख देंगे सारी बात। आप इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकते एग्जैक्टली जब तक प्रोसीडिंग्स हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं एस्टिमेटेड लायबिलिटी भी बनाने की क्या जरूरत है? ब्रिटिश गैस का जिस दिन स्पिल हुआ उस दिन उसे पता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह के मौके थे, सब पता था। मैंने समझिए ब्रिटिश गैस में शेयर लिए हुए थे, समझिए मैंने 60 साल की उम्र का होकर अपना रिटायरमेंट प्लान ब्रिटिश गैस के साथ किया था, ठीक है, समझिए। मुझे तो फाइनेंस का पता ही नहीं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने सारी जिंदगी इंजीनियरिंग पढ़ी है, मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं पता, अज्यूम कीजिए। मुझे अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता, मुझे किस तरह पता चलेगा कि ब्रिटिश गैस ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया? मुझे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भी नहीं पता, और उसका फाइनेंशियल लॉस का एक्सटेंट मुझे नहीं पता, अंदाजा ही नहीं है। ब्रिटिश गैस को तो अंदाजा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एस्टिमेट इज मोर देन 50%। उन्हें बड़ा क्लियर अंदाजा है कि क्या गंद किया उन्होंने।
तो उस दिन उन्हें एस्टिमेटेड लायबिलिटी, उस केस में उन्हें लायबिलिटी बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ओनर्स जिन्होंने छोटे छोटे शेयर लेके अपनी पेंशन उसमें इन्वेस्ट करके पैसे लगाए हुए, उन लोगों को फौरी तौर पे पता चल जाए आपने क्या हरकत की है। देखिए वो कहते हैं कि गुनाह करना जुर्म है और छुपाना उससे भी बड़ा जुर्म है। सो गुनाह हो गया, छुपाओ मत, फौरी तौर पे डिस्क्लोज करोगे, गलती होगी, बताना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान होगा। जो स्मार्ट लोग हैं वो फायदा उठा जाएंगे और जो स्मार्ट नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो नुकसान में रह जाएंगे। सर 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 आर वी गुड सर? शुड बी ओके। आगे चलते हैं जी। जस्ट अ सेकेंड सर, अस्सलाम वालेकुम सर। Let us move forward. Equipment rental fee received a bill from Universal Utilities for the month of, so 29 की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, फुटनोट्स में आप लिख देंगे, अकाउंटिंग एंट्री कोई नहीं हो रही, फुटनोट्स में लिखेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी बैलेंस शीट भी नहीं बन रही। 29 है, सॉरी जी। परचेज द 12 मंथ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, आप उसे टेंशन होगी। आपको पता है आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो आपको लेना जरूरी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होती है, इस पे चालान हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे पुलिस वालों को पता होता है ना हमें पता होता है। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लीगल डॉक्यूमेंट है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है कि वो जब तुम दो पार्टीज की टक्कर हो तो वो गाड़ियां टक्कर लग के अगर फेंस पे चलते किसी बंदे को लग जाए तो उसका जो नुकसान हो वो तो पूरा करो ना, तुम तो आपस में बाद में डिसाइड होगा जिनके दो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अब यही काम ये कंपनी कर रही है। वो बच्चा जो है ना, उसके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो थर्ड पार्टी थी, अगर उसका नुकसान हो गया और इस तरह लोग मुकदमे करना शुरू हो गए तो हमारी तो तबीयत साफ हो जाएगी। उसको कवर करने के लिए वो एक इंश्योरेंस करा रही है। परचेज द 12 मंथ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $9600। दिस पॉलिसी प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट लायबिलिटी फॉर इंजरीज एंड प्रॉपर्टी डैमेजेस कॉज्ड बाय इट्स इक्विपमेंट। हाउएवर the policy goes into effect on January 1st, 2012 and affords no coverage for the injuries sustained by Kevin Davenport on December 26th। वो पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होगी? जनवरी 1st से, पास्ट टाइम से नहीं हो सकती, आगे से होगी, अगले साल के लिए। पॉलिसी आपने ले ली, कौन सी पॉलिसी ले ली? प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड। क्या उसे कंज्यूम किया? नहीं। वो आपके लिए क्या है? इंश्योरेंस। कौन सी इंश्योरेंस है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। आप अगर इसका अकाउंटिंग हेड देखेंगे तो उन्होंने एक हेड डिफाइन किया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से। मैं आपको दिखाई देता हूं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से एक हेड आपको मिल जाएगा। ये देखिए, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, फर्स्ट कॉलम में थर्ड फोर्थ जी, 12 मंथ्स के लिए आने वाले। अभी अनएक्सपायर्ड है, क्या ये एक्सपायर हुई है? नो। किसी ने यूज किया? नो। तो मेरा एसेट है ना, जो चीज मैं फ्यूचर में यूज करूंगा वो मेरा एसेट है। एसेट्स क्या थे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच प्रोवाइड यू बेनिफिट इन योर फ्यूचर टाइम पीरियड। इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाएगा, फ्यूचर में मुझे फायदा देगा, मुझे पीस ऑफ माइंड देगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से डेबिट कर देंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को सर हम डेबिट कर देंगे 9600 से। वो जूम की वजह से भागी जाता है। जस्ट अ सेकेंड, अब वो क्वेश्चन कहीं आगे पीछे हो गया। एग्जैक्टली 200% पे था, दोबारा 200% पे कर दिया था। $9600 की अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आ गई। कब आई जी? दिसंबर 29 दिसंबर 29 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट हो गई जी। 9600 की जी डेबिट हो गई और कैश ऑब्वियसली गया, खुदा वास्ते तो कोई इंश्योरेंस नहीं करेगा। 9600 क्रेडिट हो गया, राइट जी? कोई एतराज नहीं? ओके सर। सर ये बैंक ऑफ एसेट, लेकिन आप दिसंबर 29 को ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद वो 3 दिन की आपका एसेट नहीं सर। बाय डेफिनेशन एसेट है क्या? इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर गोइंग टू प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर। पैसे आपने आज दे दिए, सर्विसेज वो कब देना शुरू करेगी?
3 दिन के बाद पैसे तो दे दिए। लायबिलिटीज के लिए उल्टा होगा। जी एग्जैक्टली उल्टा है, वो मेरा एसेट है। ओके दिसंबर, जी सर, इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये लायबिलिटी होगी, उसका और थोड़ा सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटिंग भी और तरह होगी, पर उसका अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, लायबिलिटी होगी, अभी लायबिलिटी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। December 31st received a bill from Universal Utilities for the month of December. $700 payment is due in 30 days. December 30th. December 31st. Received a bill from Universal Utilities for the month of December. Utilities expense. Utilities expense खर्चा हुआ है जी यूटिलिटीज का, वो पैसे मांग रहे हैं। कितना खर्चा हुआ है जी? 700। अकाउंट्स पेएबल, पेमेंट आपने कोई नहीं की, 700। अगेन December 31st, equipment rental fees earned during the second half of December amounted to 20,000, of which 15,600 was received in cash. Equipment rental fees, सर एसेट नहीं है सर, एक्सपेंस। यूटिलिटीज एक्सपेंस एक्सपेंस है, ये तो मानते हैं। एक्सपेंस क्या करते थे? इक्विटी को कम करते थे, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। शुरू में मैंने रूल की बात की थी, तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट होगा। एसेट भी डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। रूल शुरू में सर नहीं सर, उन्होंने बिल दिए। नोट्स पेएबल कब होते हैं, क्या होते हैं? जब आप आपस में साइन कर लेते हैं दोनों पार्टीज। क्या आपने साइन किया? उन्होंने बिल भेजा है ना, मुझे टेलीनॉर ने बिल भेजा है, क्या मैंने साइन किया? एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट तो फिर तक किया था ना जब पब्लिक इलेक्शन। नहीं, एग्रीमेंट तो उसके लिए तो मेरे पास एडवांस भी उनके पास पड़ा हुआ है 5,000 का, बिल उन्होंने 2,000 का भेजा। नोट पेएबल नहीं है, अकाउंट्स पे। जो रूटीन के ट्रेड पेएबल्स होते हैं वो अकाउंट्स पेएबल होते हैं। नॉर्मली नोट्स पेएबल रूटीन के नहीं होते, स्पेशली उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, नॉर्मली इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं। सर प्लीज, आर वी गुड? ओके सर, दोनों कंपनी के और वो इंटरेस्ट बेयरिंग होगा। तो हाँ, कोई एक बता दे वो रूटीन के ट्रेड पेएबल। सर ओके, एक मिनट, लायबिलिटी मैंने माना है, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी तो होती है सर। देखिए गौर फरमाइए क्या हुआ, मैंने यूटिलिटीज खर्च कर दी, साथ ही उसका बिल आ गया। यूटिलिटीज खर्च कर दी, उनका बिल आ गया। कितने का एक्सपेंस किया यूटिलिटीज का? 700 का। क्या पेमेंट कर दी है? नहीं। तो ये खर्चा कहां से किया है? उधार से। मुफ्ता तो लगता है बहुत सारों का, हमारा तो नहीं लगता। जी सर लायबिलिटी तो है, ये किस महीने का खर्चा है, किस महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए? तो जब दिसंबर में खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो कुछ ना, जब कुछ डेबिट करूंगा कुछ तो क्रेडिट करना है, कैश तो गया नहीं, तो लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करूंगा। जो खर्चे नहीं देते वो लायबिलिटी होती है। दिस इज एक्रूअल अकाउंटिंग, इट इज नॉट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज एक्रूअल अकाउंटिंग। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है? जब चीजें अक्रू होती हैं तब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अक्रू होने का क्या मतलब है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज सर्विसेज आर रेंडर्ड और गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अक्रू कर गए रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस के अक्रू कैसे होते हैं? एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज थिंग्स आर कंज्यूम्ड, सर्विसेज कंज्यूम्ड। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस ऑफ अ टाइम पीरियड शुड बी मैच्ड ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम टाइम पीरियड। ये रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल अक्रूवल अकाउंटिंग बनाता है, जिसमें कहते हैं खर्चे उसी वक्त लिख लो, रिपोर्ट करो ये दिसंबर का खर्चा है। अगर दिसंबर में ना लिखते तो आप कब लेकर जाते? जनवरी में ले जाते। जनवरी का खर्चा नहीं था आपको। आप बिजली का बिल देखते हैं, जुलाई का बिल आता है 25,000, आप बर्दाश्त करते हैं। दिसंबर में बिजली का बिल 25,000 आया और आप बिजली के हीटर भी ना चलाते हो तो आपका क्या दिल करेगा? एग्जैक्टली। सो अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आपकी मॉनिटरिंग, तो बिजनेसमैन को भी मॉनिटरिंग चाहिए। वो देखना चाहता है अगस्त में खर्चा हो रहा है कि दिसंबर में खर्चा हो रहा है। अगर अगस्त में 25,000 बिल आया, खैर ऐसे ही चलते हैं, दिसंबर में क्यों बिल आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगस्त के एक्सपेंस को अगस्त में ही रिकॉग्नाइज कर लो ताकि पता चले अगस्त का खर्चा है। अगस्त में 25,000 का खर्चा फाइन, दिसंबर में 25,000 का खर्चा इज नॉट फाइन। अगस्त में मैंने एसी चलाया था, हाँ मैं दिसंबर में भी हीटिंग सिस्टम चलाता हूं बिजली से, तो मैं उसमें भी कहूंगा फाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप अपनी एक्टिविटी से मैच करो ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाला है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसे अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है। राइट सर? आर वी गुड? ओके सर, आगे चलते हैं।
December 31st. Equipment rental fees earned during the second half of December amounted to 20,000, of which 15,600 was received in cash. 15,600 कैश मिला. कितने में से? आपने 20,000 का रेवेन्यू अर्न किया था. आपने 20,000 का, एक चीज तो क्लियर हो गई, इस महीने के सेकेंड फोर्टनाइट में आपने 20,000 का रेवेन्यू अर्न किया. किस तारीख तक? 31st तक. किस तारीख तक? सेकेंड पदरवारे में, सेकेंड फोर्टनाइट में आपने रेवेन्यू कितने का अर्न किया सर? 20,000 का. तो रेंटल फीस अर्नड क्रेडिट होती है, ये तो आप लिख ही दें. रेंटल फीस अर्नड 20,000 से क्रेडिट होगी. यहां तक तो कोई एतराज नहीं ना. पहले डेबिट लिखना था, मैंने जो चीज समझ आई वो पहले लिख दी क्रेडिट. ये क्रेडिट हो गई, इसका मतलब है 20,000 के डेबिट होने चाहिए. अग्रीड? 20,000 डेबिट कैसे होगा? कैश तो सिर्फ कितनी अमाउंट आई जी? कैश तो सर सिर्फ 15,600 आई. तो सर बाकी अमाउंट 4,400 की किधर लेकर जाऊं? अकाउंट रिसीवेबल. जनरल की ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई. दैट वाज इट. जनरल खत्म हो गया. ये पहला स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का. सेकेंड स्टेप क्या है? यू पोस्ट इट इनटू लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं. What is posting? Sir, please. What is posting? The process of transferring debits and credits to their particular account, to their particular ledgers is known as posting. So second step क्या? पोस्टिंग करने का. पोस्टिंग कैसे होगी? मैं तमाम लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर लूंगा. लेजर अकाउंट्स क्रिएट करता हूं. देखिए लेजर अकाउंट्स किस तरह क्रिएट होंगे. लेजर अकाउंट्स जिस तरतीब से लिखे में, उस तरतीब से लेजर अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू होगा. कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, ये टी अकाउंट की फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूं. अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट. यही लेजर की शक्ल बताई थी ना आपको, जिसकी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट है. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. जितने नाम लिखे में सब के सब लिखता चला जाऊंगा. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. ऑफिस सप्लाईज, रेंटल इक्विपमेंट, बेकी पार्डन, बहुत थक गए आप लोग. चलने दें, कुछ भी नहीं होगा. ये आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे रहे, मुझे इतनी देर लिखने दें. आई एग्री विद यू रादर. ये तरतीब से चल रही है, ये इस चीज को चलने दें. यू वुड एंजॉय इट. accumulated depreciation, rental equipment, notes paid, accounts paid. Retribution service.
Depreciation expense, interest expense. ओके प्लीज, ये देखिए जरा छोटा वो हो गया फॉन्ट, बट आई होप इट वुड अंडरस्टैंड. आई वुड कीप ऑन discussing what is happening, right? So I have made ledgers for all the accounts at whatever were defined. Actually, the day it gets approval from the board of directors, the chart of accounts, the accountant creates separate ledgers for all the accounts. जिस हर अकाउंट का अलग लेजर बना लेते हैं, राइट? लेजर ट्रेडिशनली क्या होता था, एक लेजर पेज होता था, एलपी लेजर पेज. उस लेजर पेज का एक नंबर होता था ट्रेडिशनली. अभी इन्होंने नंबर नहीं डाले आपकी आसानी के लिए. लेजर पेज नंबर होता था, से कैश का पेज नंबर 1 होता था, से अकाउंट रिसीवेबल का पेज नंबर 5, एक तरतीब से, राइट? पेज नंबर 5 या रजिस्टर नंबर 5. जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें रजिस्टर हो जाते हैं पूरे पूरे लेजर. जो छोटी कंपनीज हैं उसमें एक एक पेज होता है, राइट? डिफरेंट तरह से. बट दिस इज द वे इट इज बीइंग डन ऑन द कंसेप्चुअल मैनर. अब आप देखिए मैंने ये क्यों लेजर बनाए. मैं पोस्टिंग करूंगा. पोस्टिंग का मतलब क्या है, ये देखिए. सबसे पहले कैश. कैश कितना है? 200,000. अगर इसने मुझे नंबर दिए होते तो ये जो एलपी का कॉलम है उसमें नंबर लिखता क्रॉस रेफरेंस के लिए. से फॉर एग्जांपल कैश का नंबर 1 होता तो मैं लिखता कैश 1. यहां मैंने टिक मार्क कर दिया. कैश 1 में 200,000 डेबिट हो गया. किस डेट को? 1st of December. सर वो देखिए हेडिंग है कैश. वो कैश इधर कैश के नीचे लिखा था, इधर तो कॉलम में एलपी लेजर पेज. ये लेजर पेज यहां चूंकि उसने मुझे जो अकाउंट्स डिफाइन किए उनमें उनके पेजेस नंबर नहीं डिफाइन किए. जो बहुत फॉर्मल अकाउंट होते हैं वहां लेजर पेज नंबर भी होता है क्रॉस रेफरेंस देने के लिए. अभी मैं क्रॉस रेफरेंस किस तरह क्रिएट कर रहा हूं? 1 दिसंबर का. अगर कोई गलती हुई, अगर किसी ने लेजर से चेक करके उस ट्रांजैक्शन तक जाना हुआ, ये 2 लाख कहां से आएंगे, तो 1 दिसंबर को देखेगा और जाके कहेगा अच्छा यार कि कैपिटल स्टॉक के 2 लाख थे. आर यू गेटिंग इट? क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है. अभी मैं चूंकि हाथ से ट्रांसफर कर रहा हूं और हाथ से ट्रांसफर करते हुए मैं गलती भी कर सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं टिक मार्क कर रहा हूं. मैं टिक मार्क कर रहा हूं कि ये मैंने पोस्टिंग कर दी, ये प्रोसेस रन हो गया, ये काम हो गया. वो देखिए 2 लाख कैश का था, वो मैंने 2 लाख का कैश उसके एग्जैक्ट इस जगह पे उसे होना चाहिए. कैश के लेजर में उसकी पोजीशन नजर आनी चाहिए. कैश के लेजर में ट्रांसफर कर दी, पोस्टिंग हो रही है. दूसरा कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक को क्या हुआ है? 2 लाख से क्रेडिट हुआ है. कैपिटल स्टॉक का लेजर देखते हैं. कैपिटल स्टॉक का लेजर है जी ये. इसमें 1/12 2 लाख से क्रेडिट हो गया, लिख दिया. अब ये पोस्टिंग्स हो रही हैं. अगला रेंटल इक्विपमेंट 240,000 से डेबिट हो गया. रेंटल इक्विपमेंट एक एसेट है जो 240,000 से डेबिट हो गया. ये देखिए रेंटल इक्विपमेंट 240,000 से डेबिट हो गया. अब मैं डेट्स नहीं लिख रहा जरा तेजी से काम करने के लिए, ठीक है जी. रेंटल इक्विपमेंट 240,000 से डेबिट हो गया. कैश 140,000 से क्रेडिट हो गया. कैश 140,000 से क्रेडिट हो गया. डेट अगर असूलन डेट यहां लिखनी चाहिए. डेट क्या है जी? ये 1st 12. ये भी 1st 12. मैं लिख नहीं रहा जल्दी करने के लिए. ओके जी. 140,000 का कैश क्रेडिट हो गया. नोट्स पेएबल 100,000 से क्रेडिट हो गए. नोट्स पेएबल है जी ये मेरे पास, ये 100,000 से इसके नीचे भी क्रेडिट लिख दिया. हर जगह उस पर्टिकुलर जो डेबिट हो रही है चीज डेबिट साइड पे अपने घर में चली गई. ये उसका घर है, लेजर उसका घर है, वो डेबिट साइड पे लिख दी. जो क्रेडिट हो रही है वो अपने घर में क्रेडिट साइड पे चली गई. राइट जी. आगे देखिए प्रीपेड रेंट 12,000 से डेबिट है. प्रीपेड रेंट 12,000 से डेबिट है.
कैश 12,000 से क्रेडिट है, ऑफिस सप्लाईज 1,000 से डेबिट है, ऑफिस सप्लाईज 1,000 से डेबिट है, अकाउंट पेएबल 1,000 से क्रेडिट है, अकाउंट्स पेएबल 1,000 से क्रेडिट होगा। नहीं समझ आ रही, बताइए। कैश 8,000 से डेबिट हो गया, कैश 8,000 से, ये देखिए कैश के नीचे 8,000 पे डेबिट कर दिया। जिस तरह मर्जी तरतीब में लिखने, मैं तो कहता हूं पेज ही अलग-अलग होते हैं, मेरे पास तो जगह नहीं, अलग-अलग व्हाइट बोर्ड तो नहीं अवेलेबल। ओके जी, अनअर्न्ड रेंटल फी 8,000 से क्रेडिट, अनअर्न्ड रेंटल फी को ढूंढूंगा जी, अनअर्न्ड रेंटल फी 8,000 से क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस 5,200 से डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस 5,200 से डेबिट, कैश 5,200 से क्रेडिट हो गया जी, कैश 5,200 से क्रेडिट। फिर कैश 12,000 से डेबिट, कैश 12,000 से जनाब डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल 6,000 से डेबिट हो गए, अकाउंट रिसीवेबल 6,000 से डेबिट हो गए। रेंटल फी अर्न्ड 18,000 से क्रेडिट हो गई, रेंटल फी अर्न्ड 18,000 से क्रेडिट हो गई। मेंटेनेंस एक्सपेंस 600 से डेबिट हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस 600 से डेबिट हो गया जी। अकाउंट्स पेएबल 600 से क्रेडिट हो गया, अकाउंट्स पेएबल 600 से लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, पहले भी 1,000 से क्रेडिट थी। कैश 2,000 से डेबिट हो गया, कैश 2,000 से डेबिट कर दें जी। अकाउंट रिसीवेबल 2,000 से क्रेडिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 2,000 से क्रेडिट कर दीजिए जी। सैलरीज एक्सपेंस 5,200 से डेबिट हो गया, सो सैलरीज एक्सपेंस को दोबारा 5,200 से डेबिट कर दें। कैश 5,200 से क्रेडिट हो गया, फिर उसे 5,200 से क्रेडिट कर दीजिए। अकाउंट्स पेएबल 600 से डेबिट हो गए, अकाउंट्स पेएबल, कैश 600 से क्रेडिट हो गया जी। डिविडेंड्स 2,000 से डेबिट हो गए और अकाउंट्स पेएबल या डिविडेंड्स पेएबल 2,000 से क्रेडिट हो गए। क्या डिविडेंड्स पेएबल का कोई अकाउंट है? डिविडेंड्स पेएबल का अकाउंट नहीं तो फिर इसे अकाउंट्स पेएबल लिखना चाहिए। है जी, है जी, है जी, है जी, ये जी 2,000 से क्रेडिट हो गया जी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 9,600 से डेबिट हो गई जी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 9,600 से डेबिट हो गई। कैश 9,600 से फिर क्रेडिट हो गया। यूटिलिटीज एक्सपेंस 700 से डेबिट हो गई, यूटिलिटीज एक्सपेंस 700 से डेबिट हो गए जी। अकाउंट्स पेएबल 700 से क्रेडिट हो गए जी, अकाउंट्स पेएबल 700 से क्रेडिट हो गए जी। कैश 15,600 से डेबिट हो गया जी, कैश 15,600 से डेबिट हो गया जी। अकाउंट रिसीवेबल 4,400 से डेबिट हो गए जी, अकाउंट रिसीवेबल 4,400 से डेबिट हो गए जी। और रेंटल फी अर्न 20,000 से क्रेडिट हो गई जी, रेंटल फी अर्न 20,000 से क्रेडिट हो गई। ये पोस्टिंग हो गई जी, हर अकाउंट अपने पर्टिकुलर हेड में चला गया। अब मुझे लगा पता चल जाएगा कैश का बैलेंस क्या है। मुझे लगा लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल की थी तो यही तो करके देखा था। अल्टीमेटली हम जानना चाहते हैं हमारे पर्टिकुलर एसेट की पोजीशन क्या है, हमारी पर्टिकुलर लायबिलिटी कहां है। मैंने जब ट्रांजैक्शन की तो पर्टिकुलर लायबिलिटी वाइज नहीं की, टाइम पीरियड के एंड पे मैंने हर चीज को उसकी पर्टिकुलर जगह पे पोस्ट कर दिया। अब उसका बैलेंस निकाल लूंगा। बैलेंस कैसे निकालूंगा? इसे कहते हैं फुटिंग। इस प्रोसेस को, बैलेंस निकालने के प्रोसेस को कहते हैं फुटिंग। फुटिंग का तरीका क्या है? लेजर में डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड के नीचे छोटा सा करके और क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के नीचे छोटी सी अमाउंट करके और हैवियर साइड में से लाइटर साइड निकाल के हैवियर साइड के नीचे लिखना। अभी बता देता हूं। ये देखिए जी, इसका राइट लेफ्ट साइड जी 237 में कलर फिर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले ये टोटल्स के लिए 237,600 और राइट साइड जी 172,600।
सो बैलेंस क्या आएगा जी? हैवी साइड कौन सी है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? हैवी साइड में से लाइटर साइड निकाल के हैवी साइड के नीचे लिखना है। तो हैवी साइड कौन सी है जी? 237,600 minus 172,600, it makes it 65,000 बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया जी पहले स्टेप पे? 65,000। हमारा बैलेंस आ गया सर 65,000। आगे चलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस 10,400 यहां आ जाएगा, 2,000 यहां आ जाएगा, 8,400 का डेबिट बैलेंस। दोनों साइड्स का टोटल कर लिया, हैवी साइड में से लाइटर साइड निकाल के हैवी साइड के नीचे रिपोर्ट कर दिया। सर बैलेंस लिखा है BAL, सॉरी बैलेंस, वो अकाउंटेंट्स इसी तरह लिखते हैं, क्या करें। ओके जी, प्रीपेड रेंट को टोटल करने की कोई जरूरत नहीं जी, दिस इज नॉर्मल। प्रीपेड रेंट को टोटल करने की कोई जरूरत नहीं जी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को कोई जरूरत नहीं जी। आगे चलें, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल पे अगर गौर करें तो 1,600 और 700 कितना हो गया सर? 2300 और 1700 बैलेंस, 1700 का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद रेंटल फी अर्न 38,000 का क्रेडिट बैलेंस थी, 10,400 का सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैलेंस थी, और कोई चीज हमारे पास ऐसी है ही नहीं। दैट्स इट सर। पोस्टिंग हो गई, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है? पोस्टिंग के बाद हम एक चीज बनाते हैं, एक स्टेटमेंट, छोटी सी इनफॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं सर? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का काम क्या है? ये देखना कि हमने अब तक जो काम किया है वो गलत तो नहीं किया। गलत कैसे पता चलेगा? हर चीज बैलेंस में, ये कैसे पता चलेगा? अगर जो काम किया उसमें डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर हो जाए, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, जितने डेबिट्स है उतने क्रेडिट्स है, अगर ये हो जाए तो हमने काम ठीक किया है। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन उसके हिसाब से करके देखते हैं। में डालना पोस्टिंग है, जो फुटिंग के थ्रू, हाँ जी वो फुटिंग है, वो फुटिंग है। टोटल निकालने को फुटिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को फुटिंग कहते हैं।
वीडियो तो नहीं। अब हम बनाएंगे इसका ट्रायल बैलेंस, वी टेक इट्स ट्रायल। किसके एमएम में जो था ना वो आ ही नहीं रहा था, बोर्ड नहीं आ रहा था। 4 पेजेस के लिए 90 स्टूडेंट है ना, 90 स्टूडेंट है, वो ही आ रहे हैं, उसके अलावा एमएम में जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो वो कहता है नो रजिस्ट्रेशन, नीचे लिखे इसलिए कि वो लेजर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अल्टीमेटली उसमें चीजें चली जाएंगी। अ टाइम वुड कम जी, अभी जाएंगी, जरा से 10 मिनट दीजिए, आधे घंटे के अंदर चली जाएंगी चीजें। जी सर। नहीं सर, आई एम वेरी स्लो सर। आपको समझ नहीं आ रही, मैं समझा नहीं पा रहा, क्या मसला हो रहा है? आप पढ़ के नहीं आए? नहीं तो वो बुक का नाम तो लिखा हुआ था उसमें, मैंने वो तो कोर्स आउटलाइन वेब पे अपलोड नहीं हुई, मैंने तो नहीं नहीं वेब पे भी अपलोडेड है ना? वेब पे नहीं है? ईमेल तो मैं कॉपीड हूं, वो सबको नहीं मिलेगी होगी ऑब्वियसली, जिनके ईमेल एड्रेसेस नहीं होंगे, जो लास्ट टाइम आए होंगे सिर्फ उनके होंगे। बट 5 मिनट कर लें ब्रेक, आपका बहुत दिल कर रहा है? 5 मिनट बोले बोले प्लीज फरमाए। हाँ नहीं एमबीए में 1 सेमेस्टर होगा, आई स्वेयर 1 सेमेस्टर से ज्यादा की अकाउंटिंग नहीं है। वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो 1 सेमेस्टर की पढ़ते हैं। नहीं नहीं, आपको समझ आ रही? मैं बाखुदा कह रहा हूं, जो पिछला कोर्स था उससे मैंने काटा है। आप पिछला कोर्स मिला लें, मैंने नहीं पढ़ाया था, जो मुझे कोर्स मिला था जहेज में, उस जहेज वाले कोर्स को मैंने काटा है अभी। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि कोर्स को देखें, खाद तक ही काट सकता हूं ना, यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल्ड कोर्स है, उसे खाद तक काट के उसमें एडिशन नहीं किए तो वो कोई शरीफ आदमी इससे ज्यादा भी पढ़ाया करता था। तो मैं तो बहुत ही हल्का हाथ अपनी तरफ से रख रहा हूं। हाँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई स्वेयर। सो बेयर इट, जहां नहीं समझ आएगा मैं जिम्मेदार हूंगा, कैसे नहीं समझ आएगा, ठीक है? तो वो समझा मैं दूंगा, उससे ना घबराए कि काम हो रहा है। जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो काम बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, राइट सर? सो शुड वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड? ओके ओके जी, देखिए सर, मैं चलें आपको क्या बताऊं? नहीं, मैं थकता नहीं हूं सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत जी, मेरी टेंशन ना लें आप मेरी ऐसी हरकतें हैं, परवाह ना करें आप। ओके जी, आगे चलते हैं जी ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका क्या है? पर्पस ये है कि आपको वो तमाम चीज समझ भी आती जाए, उसके फॉर्मल तरीके पता चलते जाए। कंपनी का नाम सबसे ऊपर से XYZ कंपनी, इस कंपनी का जो भी नाम है वो हमें पता है, हम देख सकते हैं, पर उसे छोड़िए, XYZ कंपनी। फिर ट्रायल बैलेंस, एज ऑन, या सिंपली डेट लिखते हैं, एज ऑन December 31st 2011। ये ट्रायल बैलेंस है जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। XYZ कंपनी ट्रायल बैलेंस एज ऑन December 31st 2011। इस ट्रायल बैलेंस में वो तमाम हेड्स जिनका नॉन जीरो बैलेंस है वो लिखूंगा। पहले आपने एतराज किया था और बजा किया था कि टी अकाउंट्स क्यों लिखे आपने जो खाली हैं, इसलिए कि कभी ना कभी उसमें कुछ जाना है। वो मेरे पास, मेरे बोर्ड ने अप्रूव किए हैं, मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है, उसमें चीजें जाएंगी जरूर, अभी नहीं तो कभी और। पर अभी नहीं लिखूंगा, नॉन जीरो को अभी नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो कहीं मुझे तंग नहीं कर रहे। जो चीजें नॉन जीरो है उन्हें लिखूंगा, जीरो वालों को नहीं लिखूंगा। देखिए कैश है, यहां एक कॉलम बनाया डेबिट का, एक कॉलम बनाया क्रेडिट का। कैश में कितनी अमाउंट पड़ी है जी? 65,000। जिस तरतीब से लिखा है और जो बैलेंस है उसका वो रिपोर्ट कर दूंगा इसमें। कैश 65,000, अकाउंट रिसीवेबल्स 80
400। डेबिट साइड पे है जी, सिंपली डेबिट साइड पे लिख दिया। प्रीपेड रेंट prepaid rent, unexpired insurance 9600। Office supplies 1000। Rental equipment 240,000। Notes payable 100,000। Accounts payable 1700 credit। Dividends payable sir, dividends payable इसके बाद 2000 credit। Capital stock 200,000 credit। कैपिटल स्टॉक हो गया सर, कुछ रह गया? अनएंड रेंटल फी रह गया सर। कैपिटल स्टॉक को नीचे जाना चाहिए। अनएंड रेंटल फी, अनएंड रेंटल फी, अनएंड रेंटल फी सर कितनी है? 8000 सर। 8000 and obviously credit। Dividends payable, that is 2000। dividends simple dividends 2000 से डेबिट बैलेंस। रेंट फी अर्न, रेंटल फी अर्न, रेंटल फी and 38,000। Rental fee earned is 38,000। Exact 38,000 है, exact 38,000 है जी। Salaries expense is 10,400। Maintenance expense 600 था सर। Utilities expense 700। अब इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल ले लें। अगर हम सही हुए तो टोटल इक्वल होगा, अगर हम सही ना हुए और गलती होगी और इसमें गलती हो तो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। सो लेट अस सी। जी नहीं बनाना पड़ेगा सर, मुझे पता गलती नहीं है, आप परेशान ना हो। थ्री फोर 9 700। लेफ्ट दोनों साइड इक्वल है, इक्वल है। मुझे तो यकीन है, आप परेशान, आप चेक कर लीजिए, दोनों साइड्स इक्वल है, इक्वल है जी। आपने मेरी बात मान ली है, मैंने उनकी मान ली है। बेटे आपने चेक कर लिया, दोनों साइड्स इक्वल है। ओके जी, वंडरफुल। सो दिस प्रूव्स, सर प्लीज जी। घपला कैसे करते हैं? पहली मुलाकात में तो बिल्ली ने भी शेर को भी सिखाया था दरख्त पर चढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता। बताएंगे, डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। पहले उसे बनाना सीख लें, जब बनाना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा पिलफरेजेस किस तरह होती हैं। पिलफरेज होना आसान नहीं, पर अगर एंट्री रिकॉर्ड ही ना की जाए, ठीक है, स्टॉक रिवर्सल रिकॉर्ड ना किए जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा आया, आप सेल्समैन है
और कैशियर भी आपका दोस्त बन गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैशियर ने करनी है, कैश रिसीव करना है, और रिकॉर्डिंग भी एक्चुअली वही होती है। सेल्समैन को इख्तियार है डिस्काउंट देने का, राइट? सेल्समैन ने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, प्राइस पूरी चार्ज की, कैशियर ने वो पैसे अपने थोड़े से रख लिए और डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया वहां, राइट? इनवॉइस उसे जो कंप्यूटर ने जनरेट की थी वो क्लाइंट को नहीं दी। 100 तरीके होते हैं, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़े सामने की चीज। और भी बड़े तरीके होते हैं, और बुक कीपिंग के लेवल पे घपले नहीं किए जाते। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली गेम होती है वो ऑल लेवल पे होती है, उसके लिए अकाउंटिंग का जरा हायर लेवल का नॉलेज इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में कोई घपला नहीं होता, वो क्रिएटिव अकाउंटिंग है। आपको मौका देंगे, पाकिस्तान में तो मौका मिलता ही रहता है। ओके, सो इन एनी केस इज इट गुड? आर वी गुड? ओके जी, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहां तक हमारे 3 स्टेप्स हो गए। हमने जर्नलाइज किया ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, हमने लेजर में पोस्ट किया, और ये देखने के लिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमारा यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, जब अकाउंटेंट ये कर लेता है तब वो कहता है सर पुरानी कहानी तो ठीक होगी, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मुझे बिल नहीं मिला और वो मेरे खर्चे हैं, कुछ बिल ऐसे हैं मैंने सर्विसेज दे दी है, मैंने क्लाइंट वो इतना अच्छा था उसे बिल नहीं भेजा, रूटीन के क्लाइंट है, अब जरा बिल तैयार करूं या बिल नहीं भी भेजना, या क्लाइंट से एग्रीमेंट ही है कि बिल 2 महीने के बाद भेजूंगा। सर्विसेज तो दे दी है, बैक हुई जिस तरह थी वो सर्विस तो दे दी थी, सर्विस तो दी थी, 4 दिन की बेशक सर्विस, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन की सर्विस, सर्विस तो दे दी, बिल नहीं किया, सर्विस तो दे दी। तो 31st को बैठ के आप डिसाइड करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो तमाम रेवेन्यू जो आपको रिकॉग्नाइज करने चाहिए जिनकी सर्विसेज दे दी हैं पर आपने पैसे रिसीव नहीं किए, और वो तमाम खर्चे जो आपको रिकॉर्ड करने चाहिए पर बेशक बिल नहीं आए तो आपको रिकॉर्ड करते हैं। 4 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, 4 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज। मैं उसकी इकसाम बाद में बताता हूं, पहले मैं एडजस्टिंग एंट्रीज आपको करके बताता हूं, फिर आप थ्योरी में जाएंगे तो आप जरा घबरा जाएंगे, पता नहीं अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। मैं एडजस्टिंग एंट्रीज करके बताता हूं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होती है? जिसके लिए कोई बिल नहीं आता, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती, एडजस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ आप, कोई कैश नहीं आया, कोई कैश नहीं किया, आपने खुद बैठ के हिसाब लगाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदते हैं, 5 साल के लिए गाड़ी खरीदते हैं, आप कहते हैं 5 साल चलेगी, 10 लाख की गाड़ी ली, 5 साल चलेगी, अब उसका हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस, ये इस चीज की अप्रिसिएशन है कि मैं ये चीज यूज कर रहा हूं। मैं गाड़ी लेता हूं वो एसेट बनती है, पर जब मैं गाड़ी यूज करता हूं तो एसेट कंज्यूम होता है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस उसको मुझे खुद अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट खुद मुझे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करनी है टाइम पीरियड के एंड में। क्यों? मेरी गाड़ी ने मुझे सर्विसेज दी, मेरे पास एक गाड़ी है, उसने मुझे इस साल में सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज में पेट्रोल और मेंटेनेंस के अलावा भी सर्विसेज है, वो डिप्रिशिएट हुई है ना सर, वो डिप्रिशिएट, उसने मुझे सर्विसेज दी है, इस साल के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए सर्विसेज दी है, वो मुझे टाइम पीरियड के एंड पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। पर क्या मुझे मेरी गाड़ी बिल भेजती है कि भाई मैं इतने की डिप्रिशिएट हो गई? इस कुर्सी ने कभी केस को निकाल के बिल दिया भाई मैं डिप्रिशिएट हो गई हूं? क्या पंखे ऐसी डिप्रिशिएट ना? अकाउंटेंट का काम है टाइम पीरियड के एंड पे खुद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिपोर्ट करे। ये एडजस्टिंग एंट्री है, कोई कैश नहीं आया, कोई कैश नहीं गया, कोई बिल नहीं आया, कोई बिल नहीं गया, आपने खुद एडजस्टमेंट करनी है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, राइट? इस तरह की तमाम चीजें जो 4 तरह की होती है मैं बाद में बताऊंगा, इस तरह की तमाम चीजों की टाइम पीरियड के एंड पे आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, अपने तमाम डेटा को एनालाइज करते हैं, अपनी तमाम फाइल्स खोल के देखते हैं, एसेट्स की लिस्ट निकाल के देखते हैं मेरे पास क्या क्या एसेट है, उसकी क्या क्या चीज डिप्रिशिएट होनी है, देखते हैं कौन कौन सी मेरे पास गुड्स डिलीवरी चलान आ गए। गुड्स डिलीवरी चलान का क्या मतलब है कि कौन कौन सी चीजें मैंने लोगों को डिलीवर कर दी है, उसका अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या कौन से मैंने रिसीट साइन कर दी। आपको पता है जो भी रिसीट का नोट होता है गुड्स की या डिलीवरी का नोट होता है वो अल्टीमेटली अकाउंटेंट के पास कॉपी जाती है ना, टाइम पीरियड पेमेंट हो ना हो
बिल आए ना आए, बिल भेजे ना भेजे, आपने डिलीवरी नोट्स और रिसीट नोट से ये देखना है कि कितना एक्सपेंस हो गया है और कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। आर यू गेटिंग इट? ये एडजस्टमेंट्स हैं। टाइम पीरियड के एंड में आप एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। आए एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए उसने कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को देखते हैं और उसकी बेस पे एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। डेटा फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज सिर्फ 3, 4, 6, 7 एडजस्टिंग एंट्रीज है, इन्हें करके देखते हैं। वो अब है द एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट। अब ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी 5 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसोलेशन में है, ये आपको सारी उनसे रिलेटेड नजर आएंगी। पहली क्या कहता है? द एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिसंबर वर्क कवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सिर्फ याद दहानी करा रहा है कि वो जो दिसंबर 1 को आपने 12,000 दिए थे, ये देखें प्रीपेड रेंट आपके पास पड़ा हुआ है। कब आपने प्रीपेड किया था? 12,000। वो मालिक आपको बिल नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? उसे तो पैसे मिलेंगे अगले 3 महीने के। आपने महीने के आखिर में खुद ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। महीने के बाद ये 12,000 का एसेट नहीं रहा, इसमें से 4,000 का आप कंज्यूम कर चुके हैं। अगर 3 महीने के लिए 12,000 था तो 1 महीने के लिए कितना था? 4,000। आपने ये एडजस्टिंग एंट्री करनी है टाइम पीरियड के एंड में, तो टाइम पीरियड के एंड में आप उसी जर्नल में जाके एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट 4,000 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 4,000 से। हुआ क्या है? आपने देखा रेंट का खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 4,000। किसी ने बिल नहीं भेजा आपको, पर रेंट का खर्चा हुआ है। खर्चा एक्सपेंस डेबिट होते हैं। 4,000 का रेंट डेबिट हो गया, रेंट एक्सपेंस। क्रेडिट क्या होगा? आपका एक एसेट था प्रीपेड रेंट, वो कम हो गया। हुआ ना प्रीपेड रेंट कम? कितने से कम हो गया? अगेन 4,000 से। तो प्रीपेड रेंट को आपने क्रेडिट कर दिया और रेंट एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। अग्रीड सर? एंट्री ए। कोई एतराज? सर बनेगी जनरल जर्नल में। वो जो ओरिजिनल मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने रैप करके नई जगह, बेसिकली उसी के पेज के नीचे कंटिन्यू होगी। आप इसे यहां अपने पास लिखिए जनरल पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 है जनरल का। बनेगी उसी जनरल के रजिस्टर में, उसी जनरल में। सर ये डेट 31 दिसंबर 30, तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज महीने के आखिर में होती हैं। सो मैंने दिसंबर 31 ये लिख दिया, एंट्री ए दिसंबर 31 की। आगे देखिए सर दूसरा बी, द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द नोट्स पेबल टू रेंट इज 6%। अब देखिए यहां वो इंटरेस्ट आ गया जो आपको याद आ रहा था। पेमेंट मैंने कब करनी है? 1 साल के बाद। पर भाई मेरे वो जो पैसा अगलों ने मुझे दिया था उसकी 1 महीने की सर्विसेज मैंने कंज्यूम कर ली। पेमेंट जब मर्जी करूं। इस महीने का वो खर्चा है। कितना खर्चा है? 6% सालाना का एग्रीमेंट था। 1 लाख पे 6% सालाना का क्या मतलब है? 1 महीने का 0.5%। इसका मतलब 1 महीने का 500। 1 महीने का 500 मेरा खर्चा था जिसका किसी ने मुझे बिल नहीं भेजा, पर मेरा इस महीने का खर्चा तो है। आप उसे तो डिनाई नहीं कर सकते। किस चीज का एक्सपेंस है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। किस चीज का एक्सपेंस है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने है जी? 500, 0.5%। इंटरेस्ट एक्सपेंस 500। नहीं क्लियर हुआ? दोबारा समझा देता हूं। देखिए उसने एक्सप्लिसिटली कहा है वो जो आपने नोट साइन किया था वो कितने परसेंट पर एनम इंटरेस्ट बेयरिंग था? 6%। 6% पर एनम का मतलब है 1 लाख पे 6,000 सालाना। 1 महीने का कितना हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस? 12 से डिवाइड कीजिए, 500। अग्रीड जी? 1 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ? 500 हुआ ना जी। 6,000 को 12 से डिवाइड करें 500। आपने 1 महीने की सर्विसेज ले ली है तो 1 महीने का फिर इसका मतलब है आपने एक्सपेंस कर दिया। सर इंटरेस्ट रेट की पेमेंट आपने पीरियोडिकली करनी है, पर वो रिकॉग्नाइज तो करे। खर्चा कौन सा है? आपने 1 लाख इस महीने में यूटिलाइज किया क्या? इस महीने के लिए वो 1 लाख क्यों लिया था आपने? क्योंकि रेंटल इक्विपमेंट ले रहे थे। इस महीने में रेंटल इक्विपमेंट ने सर्विस दी है तो वो 1 लाख रुपया रेंटल इक्विपमेंट का आपने फाइनेंस कराया है, उसका सूद इस महीने की सर्विसेज के लिए जरूरी खर्चा था। अग्रीड और नॉट? अगर इस महीने का सूद नहीं लगाएंगे तो जिस महीने में पेमेंट करेंगे अगले साल उस महीने में सारा सूद कट जाएगा। 12,000 का 12,000, वो तो मिसमैचिंग हो जाएगी। इस टाइम पीरियड का खर्चा है सर। साल से पहले इसको 1 लाख रुपए फिर तो नहीं पड़ेगा। फिर सर अगर साल से पहले कर देते तो उस डेट तक का नहीं पड़ेगा।
मैंने गाड़ी लीज कराई, 1 साल के बाद पेमेंट कर दी, 1 साल तक की तो वो इंटरेस्ट लेगा। मैंने घर लीज कराया, वो 1 साल पहले तो पेमेंट ही नहीं लेते। 1 साल के बाद घर की किस्तें शुरू होती हैं। 1 साल के बाद मुझे कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिल गया, मैंने 1 साल बाद लमसम पेमेंट कर दी, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। 1 साल मैंने पैसा उसका यूटिलाइज किया, वो इंटरेस्ट लेगा सर। इसी तरह 1 महीना पैसा यूटिलाइज हुआ है और आपने तो पेमेंट भी नहीं की। क्रेडिट कार्ड में भी यही होता सर क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल ऐसा नहीं होता सर, मैं एक्सप्लेन किए देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में एटलीस्ट 40% पर एनम चार्ज करते हैं, एटलीस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो उनका है नॉर्मली 40-45% के दरमियान वेरी करता है। 36% वो शक्ल पे नजर आता है, 36% नहीं है 40, वो मैं फाइनेंस के फॉर्मूला से बात कर रहा हूं, लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेंगे। पर क्रेडिट कार्ड की वर्किंग समझिए। क्रेडिट कार्ड की वर्किंग क्या होती है? अगर तुम अपने साइकिल, मेरा साइकिल 7th को कंप्लीट होता है, ठीक है सर, मेरा इस्तीफा जो बिल आया हुआ है, अगर मैं 7th को दे दूं तो वेरी गुड, 100% दे दूं, ये लेयर करने के लिए उन्होंने मुझे रखा हुआ है। अगर मैं 7th को ना देता हूं तो इंटरेस्ट उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन ट्रांजैक्शन की हुई है, आप बेशक पढ़ लीजिए उसके शराइत को। ये उन्होंने मुझे लेयर करने के लिए रखा हुआ है कि खर्चा इससे करो, नंबर 1। दूसरी चीज एक और याद रखें, जब क्रेडिट कार्ड पे मैं स्वाइप करता हूं और वो उनको पेमेंट होती है, मैं पूरी करता हूं, वो उसमें से पैसे कमाते हैं, मुझसे नहीं कमाते तो इंटरेस्ट किसी और से, इंटरेस्ट नहीं कमाते, कमीशन कमाते हैं, दुकानदार से नहीं लेते, वो वहां भी ट्रांजैक्शन में से पैसे कमा रहे हैं। सो ये ना सोचे उन्हें वहां बचत नहीं, वो इंटरेस्ट कह लें, चार्जेस कह लें, सर्विस चार्जेस कह लें, वो वहां से कमा रहे हैं। हाँ, अगर मैं वो फैसिलिटी अवेल करूंगा तो फिर डे 1 से इंटरेस्ट लेते हैं। आप बेशक उसके वो जो छोटे छोटे सुपरस्क्रिप्ट में चीजें लिखी होती है पढ़ लें जी। सर यही तो जर्नल एंट्री है जी, एडजस्ट कर रहा हूं, और एडजस्ट करने का मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में यह है कि जर्नल में लिखूं। ये सर आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है मुमकिन है कि जर्नल एंट्री से कर रहे हो जी सर, अब इस पॉइंट को नोट करके नहीं, अब आप बात अर्ज सुनिए। उस वक्त हम नोट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस वक्त तक ये कारोबार का खर्चा नहीं है। अगर उस दिन की इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो खर्चा गलत नजर आएगा, ज्यादा नजर आएगा, लायबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। लायबिलिटी कब बनी है? 1 महीने के बाद। खर्चा कब हुआ है? 1 महीने की सर्विस लेके। 1 महीने, आप यूं समझिए मेरे बच्चों को मैंने 7th को, हर महीने की 7th को मैंने पॉकेट मनी देनी होती है, या उनके स्कूल की फीस 10 तारीख तक देनी होती है, राइट सर? ये तो नहीं हो सकता कि 1 तारीख को मैं वो खर्चा बना के, या पिछले महीने की 5 तारीख को वो खर्चा बना के रख लूं। नहीं सर, जिस महीने जब मैंने देनी है तब वो मेरा खर्चा है, जब सर्विसेज उन्होंने मुझे दे दी उसके बाद का खर्चा है। आर यू गेटिंग इट? जब खर्चा हो गया तब रिकॉर्ड करूंगा, अभी तो खर्चा हुआ ही नहीं। क्या मैंने सर्विसेज ली है? नहीं सर। अगर उससे पहले रिकॉर्ड करूंगा तो अपने खर्चों को ओवर एग्जेजरेट कर दूंगा। जिस तरह मैं कह रहा हूं, अगर मैं 1 साल तक इंतजार करूंगा तो जिस महीने में पेमेंट करूंगा उस महीने में सारी चली जाएगी, और उस महीने में नजर आएगा कि 6,000 देने, ओवर एग्जेजरेट। इसी तरह अगर टाइम पीरियड से पहले रिकॉर्ड कर लूंगा तो वो भी तो गलत पिक्चर देंगे। पिक्चर आपने ट्रू देनी है, पिक्चर आपने राइटफुल देनी है। आर वी गुड? ओके जी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया जी, खर्चा डेबिट हो गया, और आपने लायबिलिटी बना के रखी, पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं की सर, लायबिलिटी बना के अपने पास संभाल के रख ली है। ये लायबिलिटी क्लियर करूंगा जब लमसम उसे 10 महीने के बाद पैसे 12 महीने के बाद दूंगा, लमसम क्लियर करूंगा। इंटरेस्ट पेएबल, अगर इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट है या बना हुआ तो इंटरेस्ट पेएबल, नहीं तो अकाउंट्स पेएबल। अब देख लीजिए इंटरेस्ट पेएबल का उसने अकाउंट बनाया हुआ जी, तो इंटरेस्ट पेएबल की लायबिलिटी अलहदा से लिख लीजिए। इंटरेस्ट पेएबल 500 सी। The rental equipment is being depreciated by the straight line method over a period of 8 years. 8 years. ओके जी, डिप्रिसिएशन करने का स्ट्रेट लाइन का मेथड क्या होता है? अब ये चीज साथ साथ पता चलती जा रही है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस salvage value divided by number of useful time periods. Depreciation expense per time period is equal to historical cost। की बिल्कुल सिंपल सी चीज अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। Historical cost minus salvage value divided by number of
टाइम पीरियड्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? जंक वैल्यू, कबाड़ की वैल्यू। इस इक्विपमेंट की उम्र 8 साल है, 8 साल के बाद इसकी जो वैल्यू बचेगी। इस गाड़ी की उम्र 5 साल है, 5 साल के बाद इसकी जो वैल्यू मार्केट में बेच के बचेगी, मार्केट में बेच के मुझे मिलेगी, सैल्वेज वैल्यू, कबाड़ की वैल्यू। राइट सर? कैसे पर? एस्टिमेट ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड, ऑन माई गट फीलिंग, राइट? ओनली एस्टिमेट। मैं चाहूं इस पर्टिकुलर केस में, रेंटल इक्विपमेंट के केस में, मैंने कहा यार वैल्यू ही कोई नहीं होगी, जीरो, कुछ नहीं बताई उसने सैल्वेज वैल्यू। इसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इसका मतलब है यहां क्या होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 240,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिप्रीसिएशन एक्सपेंस 1 महीने का मालूम करना है। इसकी टोटल लाइफ हमने क्या एस्टिमेट की है? 8 साल, इसका मतलब है 96 मंथ। सो दिस इज 240,000 डिवाइडेड बाय 96 विच इज 2500। जी सैल्वेज वैल्यू 0 किस लिए? क्योंकि उसने तो मुझे नहीं बताया सैल्वेज वैल्यू क्या है। अगर वो सैल्वेज वैल्यू बताता तो मैं उसकी वैल्यू लिखता। यहां उसने ओके, एक मिनट। मेरे पास एक XT कंप्यूटर था जो मैंने, चले XT कंप्यूटर तो बड़ी चीज है, मैंने एक AT कंप्यूटर लिया था, या मैंने एक पेंटियम कंप्यूटर लिया था 2005 में। वो पेंटियम कंप्यूटर की लाइफ कितना अर्सा थी? 5 साल, 6 साल। या वो जो XT मशीन मैंने 1989 में ली थी, XT कंप्यूटर था, वो 89 में लिया था, वो कितनी उसकी लाइफ होगी? 5 साल, 7 साल। 7 साल के बाद मैंने उसे बेचने की कोशिश की, कोई तोल के लेने पे तैयार नहीं था, सैल्वेज वैल्यू 0 हो गई। नहीं XT, ठीक। सो सैल्वेज वैल्यू उसकी वो वैल्यू है जो कबाड़ की वैल्यू है। अज्यूम कर ले 5 साल के बाद 0 कुछ चीजों की हो जाती है, वो चलने के काबिल नहीं रहा, ठीक होने के काबिल नहीं रहा कबाड़, ठीक है, वो किसी चीज के काबिल नहीं रहा, खत्म होगी बात। ओके, सो सर मैंने कहा डिप्रीसिएशन एक्सपेंस पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल टाइम पीरियड। सर जो इस्लामिक बैंकिंग होती है सर, वो जो इंस्टॉलमेंट का पीरियड होता है, वो इंस्टॉलमेंट के पीरियड में एंड होता है सर, वो सैल्वेज वैल्यू 0 क्या रखते हैं? वो 0 रखते हैं सैल्वेज वैल्यू। वो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन पे, देखिए ये करवा रहे हैं। जब मैं लीजिंग स्केड्यूल बनाऊंगा आपको, और इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो इनकी वजह से बना रहा हूं, इन्हें कहिएगा। तो अब आपने बात जो की है तो समझाना तो पड़ेगा, पर लेकर आऊं फाइनेंस वाली साइड पे। वैसे नहीं, आउटलाइन में लिखा हुआ, परेशान ना हो, मैं तो ऐसे ही हंसने हंसा नहीं, आउटलाइन में लिखा हुआ, विल डिस्कस इट इन डिटेल। वो जो पूरा स्केड्यूल बनाते हैं, वो स्केड्यूल हम बना लेंगे, हमारे पास फॉर्मूलाज है, वो स्केड्यूल बनाएंगे और वो डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में नाम के अलावा कोई फर्क नहीं है। सर वहां भी सैल्वेज वैल्यू होती है, सब इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल बैंकिंग में बन जाते हैं, कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स हो जाते हैं, सब कुछ वो ट्रेडिशनल बैंकिंग में बन जाता है, कोई खास फर्क नहीं। नाम डिफरेंट है, एक जगह इजारा है, एक जगह इंश्योरेंस है, एक जगह वो लीज है, बहुत फर्क है। सो इन एनी केस लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो बहस वाली बात है इस पर बहस होगी। ओके जी, आगे चलते हैं। सी एंट्री करते हैं। डिप्रीसिएशन एक्सपेंस 1 महीने का, इक्विपमेंट 1 महीना डिप्रीशिएट किया, इक्विपमेंट 1 महीना डिप्रीशिएट किया, 1 महीने की डिप्रीसिएशन कितनी है सर? 2500। रिकॉग्नाइज करें, इक्विपमेंट में निकाल के बिल नहीं देना कि भाई मैं 2500 का डिप्रीशिएट हो गया, मेरी गाड़ी मुझे कभी बिल नहीं भेजती, भाईजान में डिप्रीशिएट हो गई, रिकॉर्ड करो, पर वो मेरा खर्चा है। अगर मैं खर्चों में नहीं लिखूंगा, अपनी इनकम अंडरस्टेट ओवरस्टेट कर दूंगा, वो मेरा खर्चा है। आप देखिए, इनकम ओवरस्टेट करूंगा, अपना टैक्स ज्यादा दूंगा। डू यू लाइक टू गिव मोर टैक्सेस? नो, नेवर। आप डिप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। डिप्रीसिएशन एक्सपेंस किस तरह आएगा? डिप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है? डिप्रीसिएशन एक्सपेंस 2500। तरीका क्या है? डिप्रीसिएशन एक्सपेंस हो रहा था, डेबिट कर दिया। एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करते, एसेट की वैल्यू कम जरूर हुई है, पर एसेट को क्रेडिट नहीं करते। क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल मैंने बताया था लास्ट टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं, एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी? 240,000। इसका मतलब उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता लेजर में। तो मैं क्या करूंगा? मैं डिप्रीसिएशन को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूंगा। मैं कहूंगा एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन
accumulated depreciation rental equipment 2500। ये एक कॉन्ट्रा एसिड क्रिएट किया। ये एसिड की वैल्यू को जब रिपोर्टिंग होगी अपनी अमाउंट से कम करेगा। पहले एसिड की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिखी जाएगी, फिर बुक वैल्यू लिखी जाएगी कि इसकी बुक्स में वैल्यू ये बनती है। क्यों? 2,40,000 का लिया था, 2500 का डिप्रिशिएट कर गया, 2,37,500 की चीज बच गई। बट क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखना जरूरी है, इसलिए इस तरीके से लिखेंगे। सो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हमें पता जाएगी हमारे पेपर्स में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आज तक ये कितना एज कर गया, कितना, और बुक वैल्यू आज इसकी वैल्यू क्या है। राइट सर, आर वी गुड? देखिए मैं समझा देता हूं। मेरे पास ये एसेट बना पड़ा था जी, ये एसेट, इस एसेट का नाम क्या है? इक्विपमेंट, रेंटल इक्विपमेंट। ये कितने से डेबिट हुआ हुआ है? 2,40,000 से। अग्रीड सर? जब डिप्रीशिएट किया तो इसकी वैल्यू कम हुई। मैंने डिप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया तो कुछ लोग कहते कि इस एसेट इक्विपमेंट को क्रेडिट करो। अगर मैं इस एसेट इक्विपमेंट को क्रेडिट करता तो ये 2500 से क्रेडिट हो जाता जब पोस्टिंग होती। इसका बैलेंस कितना बचता? 2,37,500। जब बैलेंस शीट बनती तो कौन सा बैलेंस बैलेंस शीट में जाता? 2,37,500। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ बैलेंस शीट को पता चलता है कि हिस्टोरिकली कितने का था? नहीं, उसे वैल्यू क्या नजर आती? 2,37,500। अग्रीड और नॉट? फाइनेंस के रूल, अकाउंटिंग के रूल कहते हैं ऐसा नहीं करना। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह भी पता चले कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी, यह भी पता चले कितने का कंज्यूम कर चुके हो, यह भी पता चले कि अब उसकी वैल्यू क्या है। तो हम चाहते हैं कि बैलेंस शीट में इस तरह रिपोर्ट हो। बैलेंस शीट में एक्चुअली जो रिपोर्टिंग होती है वो इस तरह को होती है। एसेट लिखा जाता है, से रेंटल इक्विपमेंट को लिखेंगे 240,000 लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2,500, नेट बुक वैल्यू 2,37,500। सो आप कहेंगे अल्टीमेटली एसेट 237 का है, पर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी उसकी पता चल गई, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी पता चल गई, नेट बुक वैल्यू भी सम। अभी घटेंगे। सो लिखेंगे नेट अमाउंट 2,37,000 पे, पर उसकी हिस्ट्री पूरी लिखेंगे। आया 240 का था, खर्च हो गया 2500 का, एक साल के बाद 2500 है, एक महीने के बाद 2500 है, 2 महीने के बाद बनाऊंगा 5,000 है, 3 महीने के बाद बनाऊंगा 7,500 है। सो नेट बुक वैल्यू वो आती चली जाएगी जो उसकी एक्चुअल नेट बुक वैल्यू है। आर यू गेटिंग इट? नहीं, अभी नहीं लिख रहा। नहीं, अभी नहीं लिख रहा। बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट मैं अभी नहीं लिख रहा। मैं सिर्फ, आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी कह सकता हूं मैं आपको कहूं ये रूल है। मैं उस रूल की रीजनिंग अभी से समझा रहा हूं, उससे कंफ्यूजन हो रही है। आपने ये प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में करनी है, अभी तो आपने बैलेंस शीट बनाई नहीं। देखिए, किसी भी कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, स्पेशली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपके इन्वेस्टर को, से फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने शेयर्स लिए, कभी शेयर्स ट्रेड किए? आपने लिए सर, कौन सी कंपनी के लिए? शिफा इंटरनेशनल। शिफा इंटरनेशनल के आपने शेयर्स लिए, कभी अकाउंट्स ऑफिस में जाकर हिसाब चेक किया सर? आप चेक करने की कोशिश भी करें तो नहीं करेंगे, करने देंगे। वो क्या कहेंगे? ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उन्हें चेक कर लो। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दैट्स इट, एंड कैश फ्लोज। ये 4 स्टेटमेंट्स की बेस पे आपने हर चीज का डिसीजन लेना है, दैट्स इट। यू वुड नॉट गेट एक्सेस टू देयर अकाउंट्स ऑफिस। अग्रीड? आप जाके कोशिश कर लें, आपको एक्सेस नहीं देंगे। इसका मतलब है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ओनर भी हो सकता है, आपका बैंकर भी हो सकता है, आपका इन्वेस्टर भी हो सकता है, आपका प्रोबेबल इन्वेस्टर भी हो सकता है, आपका क्रेडिटर भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी। इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सब कुछ पता चलना है। अब उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तेरा भाई ये एसेट ओरिजिनली कितने का था, इसमें से कितना कंज्यूम कर चुके हो और कितने का अब ये बचा है। सिर्फ ये ना बताओ 2,37,000 का बचा है, बताओ ओरिजिनली कितने का था? 240 का। कितने का खा गए हो? 2500 का। अब कितने का है? 2,37,500 का। दैट इज द वे ऑफ राइट प्रेजेंटेशन। आई हैव यू गॉट इट नाउ? एम आई गुड? ओके, ग्रेट। ऑल योर्स, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। इसको कंप्लीट कर लें तो सेहत के लिए मुफीद होगा। एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, नेक्स्ट टाइम कर लेते, कोई इशू नहीं। जी एक रिक्वेस्ट है, कंफर्टेबली आप 3 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो 4 की भी कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑफिशियली नहीं दे रहा, बना के रख लें, किसी भी वक्त दे दूंगा। आपके पास पूरा एक फोर्टनाइट आ रही है, एक फोर्टनाइट आ रही है।
सर वो अच्छे प्लान हैं पर ये भी प्लान है। तो सर ये देखिए, ये आप मिस कर चुके हैं। मैंने ये आपको कहा था प्लेजर रीडिंग के तौर पे 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपने प्लेजर रीडिंग नहीं की तो उसमें मेरा कसूर कोई नहीं सर। अच्छा, अब अगर जिस चीज को बुक ना मिलने का शिकवा है वो प्लीज मेरी कोर्स आउटलाइन ले ले। शहबाज साहब आपके सामने, इनका नंबर भी ले ले, मेरा ना लीजिएगा, उन्हें तंग कर लीजिए। उनका नंबर भी ले लीजिए। उन्होंने जिन जिन दोस्तों को ईमेल पहुंची है, मैं कॉपी में था, जिसने ईमेल दी है उस तक ईमेल पहुंची है, मैं खुद कॉपी में था। आप ईमेल दीजिए और ले लीजिए बुक। अगर बुक मार्केट से आपको लेनी है तो मार्केट से जाके मीक्स एंड मीक्स के नाम से जो लेटेस्ट एडिशन है वो उठा लीजिए, उसके पहले 5 चैप्टर देख लीजिए। ये 5वें चैप्टर का आखिरी केस स्टडी मैं कर रहा हूं आपके साथ। अगर आप देखें इसमें पहले 3-4 चैप्टर का नॉलेज मैं यहां तक कवर पार्टली कर चुका हूं, कुछ छोटी सी चीजें वो मैं अगले में कंप्लीट कर दूंगा, तो आपके 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे। प्लीज आप पढ़ के आएंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर। सर आपकी मर्जी है, ना करके वो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं असाइनमेंट फॉर्मल नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं उसे पढ़ के आए और उसे देख के आए। आप उसके मुझसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगे, आप इश्यूज रिजॉल्व कर सकेंगे। आप एक क्वेश्चन करें, 2 छोड़ दें, एक करें, 2 छोड़ दें, कोई इशू नहीं। आपको इस बुक का मैनुअल भी नेट से मिल जाएगा, आप मैनुअल उठा के उसे देख के समझने की कोशिश तो करें, ठीक है, कोशिश तो करें आप। और एक फॉर गॉड सेक उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी पढ़े, हाथ से क्वेश्चंस भी निकालें। अकाउंटिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट बाय योर हैंड इंशाल्लाह ऐसा डिच करेगी कि याद रखेंगे। तो आप प्लीज इसको लेकर चलें। थैंक यू जी, हैड अ नाइस टाइम, थैंक यू।